आइए सीधे इस ऐतिहासिक गाथा में चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के इन 320 सालों का इतिहास सिर्फ युद्धों या तारीखों की कोई आम कहानी नहीं है। ये असल में उन शासकों की हैरान कर देने वाली फर्श से अर्श तक की कहानी है, जिनकी शुरुआत एक दास के रूप में हुई थी। इस पूरे एक्सप्लेनर में हम 5 अहम हिस्सों पर नजर डालेंगे। दिल्ली सल्तनत की एक बेसिक रूपरेखा से शुरुआत करते हुए ऐबक और इल्तुतमिश जैसे सुल्तानों के उदय को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने चंगेज खान जैसी प्रलय से खुद को बचाया, और अंत में मामलुकों की उस विरासत को डिकोड करेंगे जिसने सदियों तक अपना असर छोड़ा। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा से। इसे गहराई से समझने के लिए एक बड़े टाइमलाइन पर नजर डालना जरूरी है। 1206 से लेकर 1526 तक मुगलों के आने से पहले के इन 300 से ज्यादा सालों में कुल 5 बड़े राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया, और इस पूरी कहानी की ठोस नींव रखी थी गुलाम वंश ने, जिसने शुरुआती 84 सालों तक सत्ता को संभाला। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास या कहें एक ऐतिहासिक सस्पेंस सामने आता है, मामलुक। इसका अरबी में सीधा सा मतलब होता है स्वामित्व वाला या ओन्ड। जरा सोचिए, दास बाजारों में एक वस्तु की तरह खरीदे बेचे जाने वाले ये लोग बाद में इतने ताकतवर कैसे बन गए कि एक पूरे साम्राज्य के संप्रभु और स्वतंत्र शासक कहलाए? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस सफर के पहले बड़े किरदार से मिलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। यही वो शख्स था जिसने इस नई सत्ता का असल मंच तैयार किया। ऐबक के बारे में एक बेहद दिलचस्प फैक्ट ये है कि उसने अपना पूरा शासन लाहौर से ही चलाया। उसने कभी खुद को सुल्तान घोषित ही नहीं किया। वो हमेशा मलिक और सिपह सालार जैसी साधारण सैन्य उपाधियों से खुश रहा। ना तो उसने अपने नाम का कोई सिक्का ढलवाया और ना ही कोई खुतबा पढ़वाया, क्योंकि वो जीवन भर खुद को मोहम्मद गोरी का वफादार कमांडर ही मानता रहा। भले ही ऐबक को राज करने के लिए सिर्फ 4 साल मिले, लेकिन आर्किटेक्चर यानी स्थापत्य में उसकी छोड़ी गई छाप आज भी साफ दिखती है। उत्तर भारत की पहली मस्जिद कुव्वत-उल-इस्लाम से लेकर मशहूर कुतुब मीनार की पहली मंजिल का काम शुरू करवाने तक उसने बिल्कुल एक नए युग की नींव रख दी थी। और उसके निर्माण की रफ्तार तो सच में हैरान करने वाली थी। जरा 60 के इस आंकड़े को देखिए। अजमेर में मौजूद 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, इसे बनाने के लिए एक पुराने संस्कृत कॉलेज को तोड़ा गया और पूरा का पूरा नया ढांचा महज 60 घंटे यानी सिर्फ 2.5 दिन में तैयार कर दिया गया। बिल्कुल अकल्पनीय। पर ऐबक का ये तेज सफर अचानक रुक गया, और वजह कोई बड़ी जंग नहीं थी। 1210 में चौगान, जिसे हम आज पोलो कहते हैं, खेलते वक्त वो घोड़े से गिर गया। बड़े बड़े मैदान फतह करने वाला एक अजेय कमांडर एक साधारण सी खेल दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठा। अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जब किसी सुल्तान की अचानक मौत हो जाए और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तो गद्दी पर कौन बैठेगा? इस खालीपन ने सीधे तौर पर लाहौर और दिल्ली के सरदारों के बीच एक हिंसक खींचतान शुरू कर दी। और इसी खींचतान के बीच से उभर कर आता है अगला महान किरदार, इल्तुतमिश, जिसे इतिहासकार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश ने जोड़ के युद्ध में लाहौर के समर्थित आराम शाह को हराकर गद्दी हासिल की। लेकिन इल्तुतमिश की जो असल कहानी है ना, वो किसी फिल्मी चमत्कार से कम नहीं है। बचपन में अपने ही भाइयों की ईर्ष्या का शिकार होकर दास बाजार में बिका एक बच्चा, जो जमालुद्दीन से होते हुए गोरी की नज़र में चढ़ा। फिर ऐबक ने उसे खरीदा और अपनी असीम काबिलियत के दम पर वो दिल्ली का सर्वोच्च सुल्तान बन गया। ऐबक और इल्तुतमिश के बीच का यही वैचारिक अंतर उसे असली संस्थापक बनाता है। इल्तुतमिश ने सत्ता का केंद्र लाहौर से हटाकर दिल्ली कर दिया, और सिर्फ राजधानी ही नहीं बदली, उसने तांबे का जीतल और चांदी का टंका जैसे स्टैंडर्ड सिक्के भी चलाए। ये सब महज छोटे बदलाव नहीं थे, ये एक संप्रभु और पूरी तरह से स्वतंत्र साम्राज्य का ऐलान था। पर इस नए साम्राज्य को स्थिर रखना आसान नहीं था। इसके लिए उसने एक मास्टर स्ट्रोक चला, इक्ता प्रणाली। उसने अपने सैन्य कमांडरों को नकद वेतन देने के बजाय जमीन के टुकड़े यानी इक्ता देने शुरू कर दिए। इससे हुआ क्या? कमांडरों को अपनी जमीन से खेती का राजस्व भी मिला, और बदले में उन्होंने सुल्तान के लिए एक वफादार सेना भी हमेशा तैयार रखी। इसके अलावा सत्ता पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत करने के लिए उसने 40 सबसे भरोसेमंद सरदारों का एक एलीट ग्रुप बनाया, तुर्कान-ए-चहलगानी। इस एक कदम ने अंदरूनी राजनीति को पूरी तरह इल्तुतमिश की मुट्ठी में कर दिया। लेकिन इल्तुतमिश का सबसे बड़ा इम्तिहान सल्तनत के अंदर नहीं था, वो उत्तर दिशा से
एक तूफान की शक्ल में आ रहा था। साल था 1221। दुनिया का सबसे खूंखार और अजेय मंगोल विजेता चंगेज खान लाखों जिंदगियों को तबाह करने के बाद सीधे सिंधु नदी के तट पर आ खड़ा हुआ था। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर एक प्रलय का साया मंडरा रहा था। सब कुछ राख होने की कगार पर था। ठीक इसी वक्त एक बड़ी कूटनीतिक दुविधा सामने आई। ख्वारिज़्म का राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी चंगेज खान से बचते हुए भारत की तरफ भागा और उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी। यहां इल्तुतमिश ने गजब का कूटनीतिक धैर्य दिखाया। भावुक होकर शरण देने के बजाय उसने बड़ी विनम्रता से राजकुमार की मदद करने से इनकार कर दिया। उसके इस एक सधे हुए फैसले ने चंगेज खां को भारत आने का कोई सीधा बहाना नहीं दिया और दिल्ली पूरी तरह तबाह होने से बच गई। चलिए अब इस पूरी ऐतिहासिक कड़ी के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मामलुकों की विरासत। आखिर कैसे इस शुरुआती उथल-पुथल ने एक इतने स्थायी साम्राज्य का रूप ले लिया। इल्तुतमिश ने अपने आखिरी कुछ साल साम्राज्य की नींव को कंक्रीट की तरह पक्का करने में लगाए। उसने यल्दौज जैसे सभी बाहरी दुश्मनों का पूरी तरह सफाया कर दिया और सबसे अहम बात, 1229 में उसने बगदाद के खलीफा से खिल्लत यानी आधिकारिक सम्मान पत्र हासिल किया। इससे उसके राज को एक निर्विवाद धार्मिक और राजनीतिक मुहर मिल गई। जरा सोचिए, पूर्व दासों का बनाया हुआ ये प्रशासनिक ढांचा इतना मजबूत था कि एकता प्रणाली, मानकीकृत मुद्रा और चहलगानी जैसी व्यवस्थाओं ने आने वाली 3 शताब्दियों तक दिल्ली सल्तनत को टूटने नहीं दिया। इन मामलुकों ने सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जो किसी एक इंसान की उम्र से कहीं ज्यादा टिकाऊ था। और ये पूरी गाथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर 300 साल राज करने वाले एक विशाल साम्राज्य का निर्माता दास बाजार में बिकने वाली महज एक कमोडिटी के रूप में अपनी जिंदगी शुरू कर सकता है, तो इतिहास में शक्ति या पावर की असली उत्पत्ति को कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए। नेतृत्व और महानता की ये कहानी सच में हमारी पूरी समझ को चुनौती दे जाती है।